सभी दर्शकों को डॉक्टर राजेंद्र माथुर का प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है और चर्चा का विषय है प्लानिंग फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी कैसे करें। आपको बताया कि आप एडवांस किडनी डिजीज़ में पहुंच गए हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, और आपकी फिल्ट्रेशन पावर किडनीज़ की 15% से कम रह गई है। तो आपके पास क्या बेस्ट ऑप्शन है? या तो डायलिसिस है, या तो हीमोडायलिसिस मशीन वाला डायलिसिस कराएं, या पेट वाला पेरिटोनियल डायलिसिस कराएं, या किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। तो बेस्ट ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ वन कैन गिव टू अदर पर्सन। तो किडनी ट्रांसप्लांट के क्या फ़ायदे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर, और किडनी ट्रांसप्लांट एक इतना नियमित रूप से होने वाली सर्जरी है कि इसकी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी है, और पेशेंट डायलिसिस से मुक्ति पा जाता है, लेकिन उसको लाइफ लॉन्ग एंटी रिजेक्शन मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आप अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ बिता सकते हैं और पेरेंट्स बन सकते हैं। तो प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट क्या होता है कि डायलिसिस की स्थिति पहुंचने से पहले ही अगर आपके पास फैमिली में डोनर है तो आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। वो प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कहलाता है। तो इससे आप डायलिसिस की से होने वाली परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि क्या नया किडनी जब लगेगा, किडनी ट्रांसप्लांट होगा, तो पुराने किडनी का क्या करेंगे? जो काम नहीं कर रहे हैं उनको वहीं रखा रहने दिया जाता है। ओल्ड किडनीज आर नॉट रिमूव्ड। अब सवाल ये आता है कि हु कैन हैव ए ट्रांसप्लांट। अधिकतर सभी पेशेंट जो कि डायलिसिस की स्थिति में पहुंच गए हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल हैं, एक्सेप्ट जिनको सीरियस कार्डियक हार्ट डिजीज़ है। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो 40 वर्ष की अवस्था के बाद उनको कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, तो डॉक्टर उनकी हार्ट की पूरी जांच करके अगर ज़रूरत है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करता है, और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की अगर ज़रूरत है, बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो किडनी ट्रांसप्लांट से पहले करवा लेनी चाहिए। और पेशेंट को कोई कैंसर नहीं होना चाहिए, एक्टिव कैंसर, एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और वायरस टेस्ट सारे हो चुके होने चाहिए, और वैक्सीनेशन लग गए हैं तो अच्छा है। अब एज लिमिट क्या है? एज लिमिट जो है अप टू 70 ईयर्स तक पेशेंट्स किडनी ट्रांसप्लांट रिसीव करने के लिए सूटेबल हैं। उसके बाद कई परेशानियां जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस की दी जाती हैं उसकी वजह से हो सकती हैं। तो इट इज़ नॉट एक्चुअली द क्रोनोलॉजिकल एज बट द फिजियोलॉजिकल एज, कि आप कैसा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आप कितना एक्टिव हैं। अब सवाल ये आता है कि डोनर कौन हो, आपको किडनी कौन देगा। तो उसके लिए यह है कि एक तो लाइव रिलेटेड डोनर हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर जिनका कि ब्लड ग्रुप सेम है वो आपको किडनी दे सकता है, जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है। तो ब्लड ग्रुप मैचिंग है, या कई बार अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है तो भी यह पॉसिबल है एबीओ इनकॉम्पेटेबल ट्रांसप्लांट। उसमें यह देखा जाता है कि अगर आपका ए ग्रुप है और बी वाला आपको किडनी दे रहा है तो बी के अगेंस्ट में आपका एंटीबॉडी लेवल क्या है। एबीओ एंटीबॉडी लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स की और प्लाज्मा फिल्ट्रेशन की आपको ज़रूरत अधिक पड़ेगी, और उससे इन्फेक्शन के चांस आपको बढ़ जाते हैं। तो यह एबीओ इनकॉम्पेटेबल ट्रांसप्लांट, जो कि एबीओ कॉम्पेटेबल से बेहतर नहीं है। एबीओ कॉम्पेटेबल है, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें इम्यूनोसप्रेशन की ज़रूरत कम पड़ती है। एक ये हो सकता है कि अगर आपके फैमिली में ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है तो आपको दूसरा पेशेंट जिसका कि डोनर है और वो उसका डोनर आपके ग्रुप से मैच कर रहा है, तो उसका डोनर आपको किडनी देगा और आपका किडनी डोनर उसको किडनी देगा। स्वैप ट्रांसप्लांट ये भी पॉसिबल है। तो दोनों इसमें रिसिपिएंट और डोनर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तो इम्यूनोसप्रेशन की आवश्यकता कम होती है,
उससे इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। अब यह है कि फैमिली में वाइफ डोनर है, वो 24 साल की है, माताजी 65 ईयर्स की है, तो अब आप किसका लेना चाहेंगे? तो उसमें यह है कि अगर पहले जो 50 के ऊपर जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, वो किडनी दें तो ज़्यादा अच्छा है। मान लो आज माताजी की उम्र 65 ईयर्स है, उन्होंने आपको किडनी दिया, वो किडनी कुछ साल चला, मान लो 10 साल चला। हमारे एक पेशेंट का किडनी 30 साल चला, 30 ईयर्स, और अभी राजस्थान का जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट था उसका किडनी 48 ईयर्स चला। तो एवरेज अगर समझने के लिए ये माने कि मान लो किडनी 10 साल चला, उसके बाद आप वापस से डायलिसिस पर आ गए, तो आज माताजी ने किडनी दिया है जो 65 ईयर्स की हैं, वो 10 साल के बाद 75 ईयर्स की हो जाएंगी। तो आपकी जो वाइफ है जो कि आज 30 ईयर्स है, वो आपको 10 साल बाद भी किडनी दे पाएंगी। लेकिन आज अगर आपकी वाइफ ने किडनी दे दिया जो 30 ईयर्स की हैं, तो 10 साल बाद वो नहीं दे पाएंगी, और माताजी जो आज 65 ईयर्स की, वो 10 साल के बाद 75 हो जाएंगी, तो वो शायद न दे पाएँ। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर हमारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, मदर, फादर, भाई, बहन, चाचा, मौसी, जो भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, वो जो 50 के प्लस हैं वो किडनी दें। आपका लड़का 18 साल का है, वो देना चाहता है, तो वो तो आपको बाद में भी दे देगा, लेकिन जो आपके माताजी पिताजी आज एल्डरली हैं, पहले वो दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। सासू माँ दे सकती है, ससुर जी दे सकते हैं। तो आजकल जो फैब्रिक, सोशल फैब्रिक जो हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी वजह से किडनी ट्रांसप्लांट डोनर में, फैमिली डोनर में भी बहुत परेशानियां आ रही हैं। एक पेशेंट कहता है कि साहब हमारी माताजी हमारे पास इतने सालों से रह रही थी, अब जब किडनी ट्रांसप्लांट की बात आई है तो छोटा भाई उनको ले गया और उनको मना कर रहा है कि आप किडनी मत दो। तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो उसका तरीका ये है, मैं समझता हूँ कि जब डोनर, जो फैमिली डोनर है और वो देने में डर रहा है, तो उसको उस डोनर से मिलाया जाए जिसने कि कुछ साल पहले अपना किडनी दे रखा है अपने बच्चों को या अपने क्लोज रिलेटिव को जो किडनी दे रखा है, उस डोनर से मिलाएं तो काफ़ी समस्या आपकी इस विषय में दूर हो सकती है। तो ये बात हुई लाइव रिलेटेड डोनर। उसकी एज क्या होनी चाहिए? 70 ईयर्स तक भी वो दे सकता है। इट इज़ मोर ऑफ ए फिजियोलॉजिकल एज, हालांकि या ना कि क्रोनोलॉजिकल एज। तो डोनर की पूरी जांच की जाती है कि वो देने के लायक है या नहीं है। उसके सारे सिस्टम्स की जांच होती है, उसको कोई एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको कोई कैंसर तो नहीं है, उसके हार्ट की कंडीशन कैसी है, उसके किडनीज ठीक हैं या नहीं है, किडनीज की फिल्ट्रेशन पावर कितनी है। इसका मतलब ये है कि किडनी देने वाले को किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इंश्योर किया जाता है और इसके लिए सारी जांच होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि किडनी डोनेशन के लिए प्रोस्पेक्टिव डोनर ने अपनी जांच कराई और उसकी कोई बीमारी पकड़ में आ गई, अब वो किडनी नहीं दे सकता, लेकिन उसका तो इलाज हो जाएगा। इसलिए डोनर, जो प्रोस्पेक्टिव डोनर हैं, उसकी जांच कराने में संकोच ना करें, तो उसकी तो जांच हो जाएगी, उसकी बीमारी पकड़ में आ जाएगी। तो डोनर की जांच अवश्य करा लें, जो भी पॉसिबल डोनर हैं। सब माताजी हैं, कमजोरी लगती है तो उनकी पूरी जांच होगी, माताजी को कोई बीमारी है तो उसको दूर किया जाएगा। तो डोनर की जांच करा लें। अच्छा, तो ये हुआ लाइव रिलेटेड डोनर। अब सेकंड ऑप्शन है कैडावर डोनर। कैडावर डोनर का मतलब ये है कि जिनकी एक्सीडेंट में ब्रेन हेमरेज हो गया या हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन में हेमरेज हो गया, हेड इंजरी हो गई, उनकी ब्रेन डेथ हो गई है, वो वेंटिलेटर पे हैं, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, उनका दिल तो धड़क रहा है लेकिन ब्रेन स्टेम जो उनका काम नहीं कर रहा है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है। तो ऐसे ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और फिजिशियन मिल के एक कमेटी बैठती है
जो कि ब्रेन डेथ डिक्लेयर करती है, और रिलेशंस अगर एग्री करते हैं, साइन करते हैं, तो वो एक जो आपका जो रिलेटिव, जो भी सगा संबंधी है, जो ब्रेन स्टेम डेथ जिसकी हो चुकी है, वो 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है। पर दुख की बात यह है कि एक्सीडेंट रेट हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा होते हुए भी ब्रेन स्टेम डेथ के काफ़ी केसेस होते हैं, लेकिन हमारे समाज में इतनी जागरूकता नहीं है कि जो हमारा व्यक्ति तो जा रहा है, तो वो क्यों ना 8 लोगों को नई ज़िंदगी दे जाए, तो हमारा व्यक्ति उनमें जीवित रहेगा। वो 2 लोगों को किडनी दे सकता है, तो उसका किडनी आपके पेशेंट में एक नया जीवन दे सकता है। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ वन कैन गिव। तो इसके लिए हमें समाज में जागरूकता फैलानी है। तो हेड इंजरी और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद या तो हार्ट बीटिंग डोनर है, या जिसका हार्ट ख़त्म हो चुका है, अब हार्ट बीट नहीं कर रहा है, उसकी भी किडनी ली जा सकती है, पर वो बीटिंग हार्ट डोनर्स से बेटर नहीं है। बीटिंग हार्ट डोनर इज़ बेटर। तो ये हुआ कैडावर ट्रांसप्लांट के बारे में। अब लाइव रिलेटेड डोनर इज़ बेटर देन द कैडावर ट्रांसप्लांट। और जांच पूरी होगी, ये हमने देख लिया, और नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन दोनों डोनर और प्रोस्पेक्टिव रिसिपिएंट एंड डोनर को देख लेंगे कि वो दोनों उपयुक्त हैं या नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद में ऑथराइजेशन कमेटी बैठती है। वो ये जांच करती है कि आपने कहा साहब ये मेरा भाई है, वो ये जांच करती है कि आपका भाई है या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। साहब ये मेरी माताजी हैं कि नहीं है, वो ऑथराइजेशन कमेटी उसको अप्रूव करके फिर काम आगे बढ़ता है। और इसके बाद क्रॉस मैच किया जाता है कि जो आपके ब्लड में, जो पेशेंट का ब्लड है, रिसिपिएंट का ब्लड है, उसमें डोनर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं हैं। अगर क्रॉस मैच पॉजिटिव है तो वो किडनी नहीं ले सकते, वो डोनर अनफिट है, क्योंकि उसमें आपका रिजेक्शन हो जाएगा। अब जब क्रॉस मैच नेगेटिव है, उसके बाद में कंसेंट मीटिंग होती है, जिसमें कि नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट सर्जन, एनेस्थेटिस्ट ये बैठ के और पेशेंट के रिसिपिएंट, डोनर और उनके रिलेशंस को बैठ के कंसेंट मीटिंग में ये समझाया जाता है कि आपको एक तो ये है कि किडनी डोनेशन, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसके सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो किडनी कई सालों तक चलेगा, लेकिन उसमें रिजेक्शन की भी संभावना है। क्रॉस मैच नेगेटिव होने के बाद भी कभी कभी रिजेक्शन हो सकता है, ये हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको जो किडनी मिलने के बाद, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी होंगी। अगर आपने दवाइयाँ कम कर दी, अपनी मर्ज़ी से बंद कर दी, तो रिजेक्शन होकर आप वापस से डायलिसिस पर आ सकते हैं। या आपको अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है किडनी ट्रांसप्लांट से पहले। और आप, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को रोकने के लिए आपको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी जाती हैं, वो लंबे समय तक चलती हैं। तो इन दवाइयों के चलते शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि अपने को ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन से बच के रहना है। और आपको अरेंज फॉर फंड, ट्रांसप्लांट एक महंगा प्रोसीजर है, तो आप ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर से मिलें और वहाँ जानें कि वहाँ पर खर्चा कितना आएगा। सरकारी अस्पताल जहाँ पर कि नियमित रूप से ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, वहाँ का खर्चा कॉरपोरेट हॉस्पिटल के आधा होता है। इसके अलावा यदि आपको फंड की ज़रूरत है तो आप राष्ट्रीय आरोग्य निधि, सीएम फंड, पीएम फंड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर बताएगा। तो इन सब स्थितियों के बारे में जानकर रिसिपिएंट का वर्कअप, डोनर का वर्कअप और मेंटल प्रिपरेशन, फंड का इंतज़ाम, इन सब के बाद आप ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। विश यू ए वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट।
थैंक यू।